एवरीवन, हमने जो है इससे पहले ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ा था. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द जेनेटिक कोड. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, अ न्यूक्लिक एसिड was copied to form another nucleic acid, and hence these processes are easy to can conceptualize on the basis of complementarity. जो अभी तक हमने रेप्लिकेशन पढ़ा और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, उसमें एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड जो होता था वो कॉपी हो रहा था, यानी कि एडेनिन के साथ थाइमिन और साइटोसिन के साथ गुआनिन, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में थाइमिन की जगह पे यूरासिल हो जाता था. तो ये जो हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे जो है कॉपीज़ हो रही थी. ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रोसेस बोलेंगे. The process of translations required the transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to a polymer of amino acid. जबकि जब अगर हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बारे में बात करें तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें mRNA की चेंज यानी RNA से जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है थ्रू द एमिनो एसिड्स इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन. ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो mRNA की चेन के अकॉर्डिंग जो है mRNA की जो पॉलीमर की जो चेन होती है उसके अकॉर्डिंग जो है एमिनो एसिड्स वो अपनी चेन बना के इसके कॉम्प्लीमेंट्री लगते रहते हैं. ठीक है, नीदर does any complementarity exist between the nucleotides and the amino acid, nor could any be drawn theoretically. जबकि जो न्यूक्लियोटाइड्स और एमिनो एसिड के बीच में कोई भी किसी भी तरीके की कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं देखी गई है. देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस थ्रू टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंजेस इन द न्यूक्लिक एसिड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द एमिनो एसिड्स इन द प्रोटीन. This led to the proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during the synthesis of the protein. इसमें जो प्रोसेस बताई गई है, इसमें बताया गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जैसे जो कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन्स में लगे पाए जाते हैं. इसकी वजह से जो जेनेटिक कोड जो होता है जो एमिनो एसिड के सीक्वेंस को डायरेक्ट करता है और इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो जेनेटिक कोड के थ्रू जो है एमिनो एसिड्स की जो चेन होती है वो बनती रहती है. If determining the biochemical nature of the genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of the genetic codes were more challenging. It is very true since it required the involvement of the scientists from the several disciplines: physicist, organic chemist, biochemist, and geneticist. It was the George Gamow, a physicist, who argued that since the only 4 bases, and if they have 2 code for the 20 amino acid, the code should be constitute a combination of bases. He suggested that in order मतलब केवल एक न्यूक्लियो जैसे एडेनिन थाइमिन नहीं, एक जेनेटिक कोड बनते जैसे CUG, AUU, GAC, इस तरीके से कोड्स 3 के कोड्स बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. उनके अकॉर्डिंग जो होती है वो एमिनो एसिड्स की जो चेन होती है वो आगे बनती है और बढ़ती है. इनको हम जेनेटिक कोड कहते हैं. जब पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होके वो कोडिंग बनाते हैं तो उनको हम जेनेटिक पेयर कहते हैं. उन्हीं के अकॉर्डिंग जो होती है एमिनो एसिड्स की जो चेन होती है वो बढ़ती रहती है. Okay, now
इसमें यही बताया गया कि अगर जॉर्ज कैमियो एक फिजिस्ट थे, उन्होंने आर्ग्यूड किया कि देयर आर ओनली 4 बेसेस इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 एमिनो एसिड। 4 बेस पेयर्स होते हैं, वही एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, जो कि 20 एमिनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। द कोड शुड कॉन्स्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, और ये जो कोड होता है वो बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ही सजेस्टेड दैट फॉर टू कोड फॉर 20 एमिनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। उन्होंने ये भी बोला कि अगर एमिनो एसिड के लिए कोडिंग करना होता है तो एक एमिनो एसिड के लिए 3 बेस पेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज a permutation combination of 4 to the power 8 would generate 64 codons, generating many more codons than required. Providing proof that codon was a triplet was a more daunting task. The chemical method developed by the Hargobind Khurana was instrumental in synthesizing of RNA molecule, which defined combination of bases, homopolymers and copolymers. Marshall Nirenberg's cell freeze system for protein synthesis finally helped the code to be deciphered. That savory OCA enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with different sequences in template and independent manner. Finally, a checkerboard for genetic code was prepared, which is given in table 6.1. The codons for the various amino acids. तो ये वेरियस एमिनो एसिड्स के कोडॉन्स हैं, जैसे यू है तो PHN है जो है, CCU है तो वो प्रो है, ACU है तो थ्रेनिन के लिए है, सेरिन के लिए AGU है, GUU वैलिन के लिए है, GUC वैलिनाइन के लिए है। तो ये इस तरीके से जो है कोड्स बने जो डिफरेंट एमिनो एसिड्स के लिए कोड बनाते थे। द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलोज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए क्या है। द कोडॉन इज ट्रिपलेट, 61 codon code for amino acid and 3 codon do not code for any amino acid and hence they help a stop codon। जो कोडॉन्स होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोडॉन्स जो हैं वो एमिनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और जो 3 कोडॉन्स हैं वो किसी जो 64 टोटल होते हैं कोडॉन्स, जिसमें से 61 जो है वो एमिनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और जबकि जो लास्ट के जो 3 कोडॉन्स होते हैं वो किसी भी एमिनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये आते हैं तो वहाँ पे फंक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। 1 codon codes for only 1 amino acids and hence it is the ambiguous and specific। एक कोडॉन जो है वो केवल एक एमिनो एसिड के लिए कोड करता है और इसीलिए उसको अनएम्बिगियस या फिर स्पेसिफिक कोडॉन ही कहते हैं। सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन एंड हेंस दे आर कोडेड डीजनरेट। कुछ एमिनो एसिड जो है वो एक से द्वारा जो है कोडॉन्स के द्वारा कोड किए जा सकते हैं और इसलिए इस तरीके के कोडोस को हम डीजनरेट कहते हैं। द कोडॉन इज रीड इन mRNA इज ए कंटिन्यूस फैशन, देयर आर नो पंचुएशन। जो कोडॉन जब mRNA में रीड किए जाते हैं तो वो कंटिन्यूस में होते हैं, उसमें क्यों इंट्रॉन्स एक्सॉन्स तो होते नहीं हैं जो रुक रुक के होंगे कहाँ, तो इसलिए वो पंचुएशन में कोई पंचुएशंस नहीं होती हैं। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। For example, some bacteria and human UUU code for the phenylalanine. Some exceptions to these rules have been found in mitochondrial codon and in some protozoans। जो कोड्स होते हैं वो यूनिवर्सल हैं, जैसे कि UUU है वो phenylalanine के लिए ही कोड करता है। AUG has a dual function, it codes for the methionine and it also acts as the initiator codon। जो AUG होता है वो उसके 2 फंक्शंस होते हैं, पहला कि ये जो है मेथियोनिन के लिए कोड करता है और दूसरा ये एक इनिशिएटर कोडॉन होता है, मतलब जब ये आता है सबसे पहले यही कोडॉन लगता है तब इसकी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है। इफ फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड कोडेड बाय इट, टेक हेल्प ऑफ द
चेकर बोर्ड। अब जैसे ये तुम्हें ये सारे आपको कोड्स दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप जो है अमीनो एसिड्स को लगाइए। अब AUG है, AUG के लिए कौन सा कोडॉन है, ढूंढिए चेकर बोर्ड्स में। AUG इज द इनिशिएटर कोडॉन, इट्स कोड्स फॉर द मेथियोनिन। ठीक, जैसे देखिए वो मेथियोनिन बताया मैंने आपको, देखिए ध्यान से। पहला था AUG, उसके लिए मेथियोनिन था, फिर उसके बाद जो भी थे PHE था, फिर PHE था, फिर PHE, इस तरीके से उसके चेकर बोर्ड की हेल्प से जो भी कोडॉन्स हैं उनकी हेल्प से आप अमीनो एसिड्स की चेन जो है बना सकते हैं। डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रोटेक्टिंग द अपोजिट? कैन यू नाउ कोरिलेट बिटवीन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न? अब आपको आई थिंक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक कोड, हर एक जेनेटिक कोड का अपना एक एमिनो एसिड होता है। जैसे ही वो जेनेटिक कोड आता है तो उसके लिए वही पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स आता है, वो चेन में लग जाता है और इस तरीके से एमिनो एसिड्स की चेन जो होती है वो बन जाती हैं, जो कि मे लीड टू द प्रोटीन्स सिंथेसिस। ठीक, क्लियर? नाउ द म्यूटेशन एंड द जेनेटिक कोड। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, म्यूटेशन एंड द जेनेटिक कोड। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है जब किसी सीक्वेंस और चेंज आ जाए, जेनेटिक कोड के किसी भी सीक्वेंस में कोई चेंज हो जाए, कोई दूसरी चीज़ लग जाए, उससे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। या गलती से कोई दूसरी चीज़ लग जाए तो दूसरी चीज़ फॉर्म हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। द रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स एंड द DNA आर द बेस्ट अंडरस्टूड बाय द म्यूटेशन. You have studied about the mutation and its effects in chapter 5. Effects of large deletion and rearrangements in a segment of DNA are easy to comprehend. It may result in loss or gain of a gene and so a function. The effect of point mutation will be explained here. A classical example of point mutation is a change of single base pair in the gene for the beta globin chain that results in the change of the amino acid residues glutamate to valine, and it results into a diseased condition called a sickle cell anemia. देखिए, जो जीन्स होते हैं और जो DNAs हैं उनका आपस में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है। अगर इनमें किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस या कोई भी गलती हो जाती है तो उससे म्यूटेशन जो होता है वो प्रोसेस हो जाती है। Effect of large deletion and rearrangement in a segment of DNA are easy to comprehend. इट में अगर DNA के कॉपी होने के दौरान किसी तरीके की कोई गलती हो जाती है, यानी कि कोई डिलीशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का, या फिर उसमें क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो जो DNA का जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूटेशंस की प्रोसेस होती है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ उन्होंने पॉइंट म्यूटेशन का, कि एक जो सिंगल बेस पेयर होता है जीन का, सिंगल बेस पेयर है जीन का बीटा ग्लोबिन का, वो जो है अमीनो एसिड ग्लूटामेट के लिए कोड करता है, पर नाउ ड्यू टू सम डिलीशन और इंसर्शन इन द क्रोमोसोम इट इज़ कोडिंग फॉर द वैलिन। अब वैलिन के लिए जब उसने कोड कर दिया तो एक कंडीशन, डिजीज लाइक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसको कहते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट a base in the structural genes can be better understood by the following simple example. Consider a statement that is made up of the following words, each having 3 letters like genetic code. Ram has red cap. Ram has red cap. ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है. If we insert a letter B in between has and red and rearrange the statement, it would be read as follows. Ram has ब्री DCAP, है ना. अगर उसमें हमने बी अगर बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, हैज़ और रेड के बीच में बी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ें चेंज हो गई. सिमिलरली इफ़ वी नाउ इंसर्ट 2 लेटर्स एट द सेम प्लेस, से BI, नाउ इट वुड रीम एज राम हैज़ बिर EDCAP. नाउ वी इंसर्ट 3 लेटर्स टुगेदर, दे जस्ट से बिग, दिस स्टेटमेंट वुड रीड राम हैज़ बिग रेड कैप. दिस सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाई डिलीटिंग द लेटर्स RED one by one and rearranging the sentence statement to make a triplet word. Ram has EDCAP, Ram has DCAP, Ram has cap. The conclusion from the above exercise is very obvious. Insertion or deletion of 1 or 2 bases changes in the reading frame from the point of insertion or deletion. Insertion or deletion of 3 of its
multiple bases, insert or delete one or multiple codon, and hence one or multiple amino acid and reading frames remains unaltered from that point onwards. Such mutation are referred to as the frame shift mutation. जब mutation में कोई base insert हो जाता है और जब इसमें किसी भी तरीके से कोई भी जो मल्टीपल कोडॉन होता है डिलीट हो जाता है तो उसमें जो सेंटेंसेस होता है या जो रीडिंग होती है वो चेंज हो जाती है या फिर शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके की म्यूटेशंस को हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन। दिस फॉर्म द जेनेटिक बेसिस ऑफ द प्रूफ दैट कोडॉन इज़ अ ट्रिपलेट एंड इट्स रीड इन अ कंटिन्यूअस मैटर। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करती है कि जो कोडॉन्स होते हैं वो ट्रिपलेट में रीड किए जाते हैं और उसमें किसी भी तरीके के इंसर्शन और डिलीशंस अगर कोडिंग में हो जाती है, बेस पेयर्स में हो जाती है, तो इससे म्यूटेशन कॉज हो जाती है, जिससे कि जेनेटिक जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है वो दूसरी ही तरीके की हो जाती है और म्यूटेशंस हो जाते हैं। ओके, नाउ द टीआरएनए, द एडाप्टर मॉलिक्यूल। तो इसमें टीआरएनए का यही फंक्शन बताया गया है। जो टीआरएनए होता है वो कोड्स को रीड करता है, अमीनो एसिड्स के कोड, वो जेनेटिक कोड को रीड करता है और रीड करने के बाद टीआरएनए जो होता है वो जहाँ अमीनो एसिड्स का पूल होता है वहाँ से अमीनो एसिड को, पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को ला के एमआरएनए की चेन के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करता है। जो टीआरएनए जो लेके आता है अमीनो एसिड, उनको जो होता है एंटीकोडॉन लूप होता है, उनको एंटीकोडॉन्स कहते हैं। टीआरएनए का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। टीआरएनए सीरीन है, टीआरएनए जो इसको कंबाइन करके अमीनो एसिड्स को लेके आ रहा है और कोडॉन्स की जो चेन है एमआरएनए की चल रही है उसके अकॉर्डिंग एंटीकोडॉन्स उसने जो है सेट करती हैं। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें टीआरएनए का, तो उसमें एक एंटीकोडॉन लूप होता है, अमीनो एसिड रिसेप्टर्स एंड एक्सेप्टर एंड होते हैं और हर एक जो टीआरएनए होता है वो अमीनो एसिड्स के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रक्चर्स लेके आता है और उनके लिए कोड करता है। ओके, तो इन माय नेक्स्ट क्लास I will discuss the structure of tRNA again with the proper diagram and all, and then we will discuss the main process of the translation. Till that time, just revise the whole topic, genetic code. आज आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से जेनेटिक कोड में क्या हमने पढ़ा था। ये जेनेटिक कोड्स हैं, इनके साइलेंट फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर म्यूटेशंस और जेनेटिक कोड्स का क्या रिलेशनशिप है ये आपको क्वेश्चन करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन यही बनता है होमवर्क का, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड, व्हाट आर द म्यूटेशंस, व्हाट आर म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशंस, discuss the frame shift and the point mutation, and last is the discuss the structure of the tRNA. First you read by yourself. In my next video I'll discuss the whole chapter of the tRNA with you all again. ठीक है, thank you and have a nice day.